हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के वाले में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के चौथा भाग देखेंगे, जो कि चौथा भाग है आपका पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। मतलब कि प्राचीन भारत में कोई भी वस्तु या कोई वेद या लेख से जो जो जानकारी मिला है उसी के बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई का दूसरा नाम एशिया माइनर भी है। ठीक है, बोगाज कोई से वैदिक देवता, वैदिक में कौन कौन देवता? वरुण, मित्र, इंद्र और नासत्य। नासत्य का मतलब होता है अश्वनी कुमार। ठीक है, इन सभी देवता को जो है कि वैदिक साहित्य में क्या है मिला है। ठीक है, किस अभिलेख में? तो बोगाज कोई में। आपको ध्यान रखना है कि इंद्र, वरुण और नासत्य जैसे देवताओं का उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? तो बोगाज कोई में। बोगाज कोई को और किस नाम से जानते हैं? तो एशिया माइनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है मध्य भारत में भागवत धर्म। ठीक है, भागवत धर्म जो है कि वह किस संप्रदाय से आपको पूछेगा? तो भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय से है। ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं। कहता है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशन नगर जो कि विदिशा में पड़ता है, वेशन नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त है। आपको याद रखना है कि भागवत धर्म का जानकारी किस स्तंभ से है? तो गरुड़ स्तंभ से है। ठीक है, भागवत धर्म जो है ना, भागवत धर्म किस भगवान से? वैष्णव संप्रदाय से है। तो भागवत धर्म का जानकारी किस जो है कि स्तंभ लेख से प्राप्त होता है? तो गरुड़ स्तंभ लेख से। ठीक है, गरुड़ स्तंभ लेख से भागवत धर्म के बारे में पता चला। आगे बढ़ते हैं। कहता है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। भारतवर्ष का जिक्र बोलेगा कि भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम किस अभिलेख में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वप्रथम धुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सहगौरा। धुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कौन सा हो गया? सहगौरा। धुर्भिक्ष मतलब भिक्षा मांगने वाला या देने वाला। ठीक है, तो कौन सा अभिलेख? सहगौरा में। फिर से सुनिए, गरुड़ स्तंभ में कौन सा है धर्म? गरुड़ स्तंभ किस से संबंधित है? तो भागवत धर्म से। ठीक है, और आपका सहगौरा किससे है? तो धुर्भिक्ष भिक्षा से। और हाथी गुम्फा अभिलेख किससे है? तो भारतवर्ष को प्रथम बार हाथी गुम्फा में अभिलेख है। ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष की चर्चा है, यह भारतवर्ष का जिक्र है, यह चर्चा है। बोलेगा हाथी गुम्फा किस अभिलेख से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख किस चीज से संबंधित है? तो भारतवर्ष का जिक्र पहले बार किया गया, वो उसी में हाथी गुम्फा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कहता है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भीतरी स्तंभ लेख क्या है? तो भारत पे जो हून जो थे ना, हून शासक, वो जो भारत पे जो आक्रमण किए ना, उस सब का वर्णन किस अभिलेख में है? भीतरी स्तंभ लेख में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम, फिर से सुनिए, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस लेख में है? किस स्तंभ लेख में है? तो हून स्तंभ लेख में है। ठीक है, आपको याद रखना है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी किस लेख में है? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा कि सती प्रथा देखिए क्या है? पति के साथ पत्नी को भी जो जलाया जाता था या उनको भी मौत दिया जाता था, उन्हें सती प्रथा कहते हैं। क्वेश्चन है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में है? तो एरन अभिलेख में मिला है। ठीक है, एरन अभिलेख में आपको याद रखना है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में? एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में उस समय शासक था भानुगुप्त। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिला है? तो एरन अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं। कहता है रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख बोलेगा किस चीज से संबंधित है? तो रेशम बुन की जानकारी किस अभिलेख में है? मंदसौर अभिलेख में। ठीक है, मंदसौर अभिलेख किस चीज से संबंधित है? रेशम बुनकर की जानकारी। कहता है कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावस मतलब गड्ढे का घर। ठीक है, हाँ, गर्तावस का साक्ष्य मिला है। ठीक है, कश्मीर के
नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से, बुर्ज होम कोई जगह है, वहाँ जो है ना एक गर्तावास मतलब गड्ढे का घर मिला है। कहाँ में? कश्मीर में। किस काल का? तो नवपाषाणिक काल का। ठीक है, एक गड्ढा मिला है, वो गड्ढा का नाम है गर्तावास। ठीक है, कहता है इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। जो गड्ढा बना हुआ था ना, उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यह मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, कहने का सेंस कि कश्मीर की एक जगह है बुर्ज होम, वहाँ एक गर्तावास क्या है, एक जगह मिला है। वो कहने का मतलब वो गर्तावास किसको बोलते हैं? जो कि कुआं के जैसा गड्ढा है। ठीक है, अब वो किस काल का है? नवपाषाणिक काल का है। वो गड्ढा में क्या होता था, कोई भी व्यक्ति का अगर उसमें देहांत होता था, मनुष्य मरता था, तो मनुष्य को मरने के साथ साथ उनका जो पालतू जानवर कुत्ता होता था, उन्हें भी साथ में क्या होता था, दफना दिया जाता था। किसमें? गर्तावास में। गर्तावास कहाँ है? बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में, कश्मीर राज्य में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीन सिक्के को, आपको क्वेश्चन पूछेगा, प्राचीन सिक्के को और किस नाम से जाना जाता है? तो आहत के नाम से। आहत सिक्के, प्राचीन सिक्कों को क्या क्या कहा जाता है? तो आहत के सिक्के। इसी को साहित्य में कसारपन कहते हैं। देखिए, प्राचीन सिक्के को आहत कहते थे, और इसी को जब आपको साहित्य में जब पूछेगा कि जो है ना आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहते हैं, तो कसारपन कहते हैं, या फिर प्राचीन सिक्के को साहित्य में क्या कहते हैं? कसारपन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। प्राचीन सिक्के को क्या कहा जाता है? तो आहत कहा जाता है। ठीक है, प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं, इसी को साहित्य में पूछेगा तो क्या हो गया? कसारपन। ठीक है, आपको कंफ्यूज मत करना है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया है। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया है? तो यवन शासक ने किया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको कुछ अभिलेख है, ठीक ना, जो कि यहाँ भी है और आपका हम बोर्ड पे भी लिख दिए। ठीक है, पहले हम लोग ऐसे समझते हैं, फिर बोर्ड पे देखेंगे। बोलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किस चीज से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किस चीज से संबंधित है? तो भारतवर्ष का जिक्र है। तो भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। उस समय कौन राजा था? तो कलिंग राज खेल था। ठीक है, कलिंग राज खारवेल। ठीक है, आपको याद रखना है कि हाथी गुम्फा अभिलेख के समय कौन सा शासक था? तो कलिंग राज खारवेल था। ठीक है, कलिंग राज खारवेल था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है जूनागढ़। जूनागढ़ को दूसरा नाम गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख बोलेगा किस चीज से संबंधित है? तो सुदर्शन झील को पुनः निर्माण। सुदर्शन झील को पुनः निर्माण करने के लिए उसका जो चर्चा है किसमें है? जूनागढ़ अभिलेख में। और जूनागढ़ अभिलेख जब लिखा गया तो उस समय कौन राजा था? तो रुद्रदामन। कौन राजा था? रुद्रदामन। याद रखना है कि जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किस चीज से संबंधित है? सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण से संबंधित है। तो कौन से शासक थे उस समय? तो रुद्रदामन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नासिक अभिलेख। देखिए, नासिक अभिलेख जो है बोलेगा नासिक अभिलेख किस चीज से संबंधित है? तो सातवाहन वंश की जानकारी देती है। तो नासिक अभिलेख किस चीज से संबंधित है? तो सातवाहन वंश की जानकारी देती है। कौन सा शासक था? गौतमी बालश्री। ठीक है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो गौतमी बालश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख में किसकी जानकारी है? तो सातवाहन वंश की जानकारी है। उसके बाद आगे बढ़ते हम लोग गुप्त वंश। देखिए, कहता है ये प्रयाग स्तंभ लेख किस चीज से संबंधित है? प्रयाग स्तंभ लेख किस चीज से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति लेख किस चीज से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। बोलेगा कि प्रयाग प्रशस्ति लेख के समय किसका शासक था? तो समुद्रगुप्त था। किसका शासक था? समुद्रगुप्त का। फिर से सुनिए, बोलेगा आपको प्रयाग स्तंभ लेख प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख किस चीज से संबंधित है? तो गुप्त वंश से संबंधित है। आगे बढ़ते एहोल अभिलेख। याद रखना है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। देखिए, हम आप लोग को जितना क्वेश्चन लूसेंट से बता रहे हैं ना, सब इंपॉर्टेंट जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एहोल अभिलेख किस चीज से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। बोलेगा एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एहोल अभिलेख में क्या है? तो बादामी के चालुक्य वंश का। ठीक है, आपको याद रखना है कि एहोल अभिलेख में किस चीज का वर्णन है? तो बादामी के चालुक्य वंश के बारे में जानकारी है।
ठीक है। अब यह जो है कि कौन सा राजा था, तो पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख किससे, पुलकेशिन द्वितीय। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं शॉर्ट में। हाथी गुम्फा अभिलेख किसमें कौन सा राजा था, तो खारवेल, कलिंग राज खारवेल। फिर आता है जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदमन, जूनागढ़ रुद्रदमन। हाथी गुम्फा कलिंग राज खारवेल, जूनागढ़ रुद्रदमन। अब नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। फिर उसके बाद आता है प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। आगे बढ़ते देखिए मंदसौर अभिलेख, बोलेगा मंदसौर अभिलेख किस चीज से संबंधित है, तो मंदसौर अभिलेख रेशम बुनकर से, रेशम बुनकर से संबंधित है। कौन सा अभिलेख, तो मंदसौर अभिलेख रेशम बुनकर से संबंधित है। इसके समय कौन सा राजा था, तो मालवा नरेश यशोवर्मन। ठीक है, तो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। फिर से सुनिए, मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो मालवा के नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख में किस चीज की जानकारी मिलती है, तो रेशम बुनकर की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ग्वालियर अभिलेख। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख बोलेगा कि किस चीज से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार वंश का। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश बोलेगा किस अभिलेख से संबंधित है, तो ग्वालियर अभिलेख से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख के कौन सा राजा था, प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है, याद रखना है, प्रतिहार नरेश भोज। फिर से सुनिए, ग्वालियर अभिलेख किस चीज से संबंधित है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। यह कौन सा शासक था, तो प्रतिहार नरेश भोज, नरेश मतलब राजा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। फिर से सुनिए, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किस चीज से संबंधित है, तो भारत पर हुन आक्रमण की जानकारी, भारत पे जो हुनों ने जो आक्रमण किया था ना, उनकी जानकारी किस अभिलेख में है, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख में। उस समय कौन सा राजा था, तो स्कंदगुप्त था। ठीक है, फिर से सुनिए, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किस चीज से संबंधित है, तो भारत पर हुन आक्रमण की जानकारी देता है। कौन, भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। अब लगा इसमें कौन सा शासक था उस समय, तो स्कंदगुप्त था। कौन सा शासक था, स्कंदगुप्त था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए देवपाड़ा अभिलेख। बोलेगा देवपाड़ा अभिलेख किस चीज से संबंधित है, तो बंगाल के सेन वंश से। देवपाड़ा अभिलेख किस वंश से संबंधित है, तो बंगाल के सेन वंश का। फिर से सुनिए, देवपाड़ा अभिलेख किस चीज से संबंधित है, तो बंगाल के सेन वंश। बोलेगा देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो विजय सेन से, बंगाल के शासक विजय सेन से। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख किस चीज से संबंधित है, तो बंगाल के शासक विजय सेन, इस शासक से संबंधित है। इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो बंगाल के सेन वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है सहगौरा। देखिए सहगौरा अभिलेख बोलेगा किस चीज से संबंधित है, सहगौरा, सहगौरा अभिलेख किस चीज से संबंधित है, तो सहगौरा अभिलेख जो है आपका दुर्भिक्ष का जानकारी। ठीक ना, दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख में, तो सहगौरा अभिलेख में दुर्भिक्ष की जानकारी। यह किस तो शासक से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ये संबंधित है। फिर से सुनिए, सहगौरा अभिलेख पूछा किस से संबंधित है, तो दुर्भिक्ष की जानकारी सहगौरा अभिलेख से मिलता है। इसके समय कौन सा शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका एरन अभिलेख। देखिए एरन अभिलेख आपका बोलेगा, देखिए एक था एहोल अभिलेख, यह एरन अभिलेख, कंफ्यूज मत कीजिएगा। एरन अभिलेख बोलेगा किस चीज से संबंधित मिलते, तो सती प्रथा। ठीक है, एरन अभिलेख में किस चीज की जानकारी मिलती है, तो सती प्रथा का। उस समय कौन कौन शासक था, देखिए भानुगुप्त, अर्बुदगुप्त और समुद्रगुप्त, इन तीनों के समय ये प्रथा क्या था, चालू था। ठीक है, तो आपको जानकारी रखना है कि एरन अभिलेख किस चीज से संबंधित है, तो सती प्रथा से संबंधित है। सती प्रथा का जानकारी किस अभिलेख में मिलता है, तो एरन अभिलेख में मिलता है। और कौन सा शासक था, समुद्रगुप्त, बुधगुप्त और भानुगुप्त। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आज इसका प्राचीन भारत का पुरातत्व संबंधित साक्ष्य मिलने वाली जानकारी का क्या किया, हम लोग देखे और समझे। ठीक है, अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे, उसके बाद आप लोगों को टॉपिक जो होगा प्रागैतिहासिक काल। कौन सा होगा, प्रागैतिहासिक काल। अभी तक हम लोग प्राचीन भारत के सभी क्वेश्चंस देख लिए। एक बार हम लोग प्राचीन भारत का फिर से शॉर्ट क्वेश्चंस पूरा रिवीजन कर लेते हैं, जो कि ये चौथा वीडियो है मेरा, कौन सा का, प्राचीन भारत का। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट आप लोग ध्यान से रहिए। देखिए सुनिए, कहता है प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मुख्यतः किससे मिलती है, तो वेद से मिलती है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। तो प्राचीन भारत की जानकारी क्या गो स्रोत, 4 गो स्रोत। कौन कौन स्रोत, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। ठीक है, पहला हो गया, फिर से सुनिए, पहला हो गया धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आपका वेद सब आ गया, हाँ धर्म के बारे में।
ठीक है, जो कि ईसाई धर्म वाला जो पढ़े थे। और फिर दूसरा आ गया आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, ग्रंथ जो तब पढ़े थे। और फिर हो गया, उसके बाद हो गया आपका तीसरा हो गया विदेशियों का आगमन, विदेशी लोग जो आया था उसके बारे में पढ़े थे ना। और फिर चौथा आपका आता है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, जो कि आपका ये टॉपिक जो आज का था। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय इतिहास की जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से मिलती है? 4 स्रोतों से मिलती है। कौन कौन? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी का साक्ष्य। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहता है धर्म ग्रंथ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा? वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा? वेद है। वेद के संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। तो वेद किसने लिखा था? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने लिखा था। वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन याद रखना है कि वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद बोलेगा कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, आपको पूछेगा कि ऋग्वेद किसे कहते हैं? कहता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध, क्रम मतलब स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त थे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में पूछेगा कि कितना मंडल है? 10 मंडल है। ठीक है, और कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त। कितने ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, और आगे बढ़े। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋचाओं को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। आगे कहता है ऋग्वेद जो है विश्वामित्र द्वारा रचित। यही कहने का मतलब कि ऋग्वेद किसने लिखा? तो विश्वामित्र ने लिखा। ठीक है, कहता है इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। मतलब कि सूर्य देवता सावित्री को क्या है? गायत्री मंत्र समर्पित है। किस मंडल में? तीसरे मंडल में। आगे बढ़ते हैं, कहता है 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। आपको क्वेश्चन पूछा कि देवता सोम का उल्लेख कवे मंडल में? 9वें मंडल में। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया। आपको क्वेश्चन पूछेगा किस मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया? तो 8वें मंडल को। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का वर्णन है। फिर से सुनिए, 10वें में बोलेगा किस मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का वर्णन है? तो आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णित है। कहता है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य। देखिए, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का उपयोग किया गया। अधन्य शब्द होता है जिसका वध नहीं किया जाता। अधन्य का मीनिंग क्या निकलता है? जिसका वध नहीं किया जा सकता उसे अधन्य कहते हैं। अब बोलेगा इसका संबंध किस शब्द से है? तो गाय। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अधन्य शब्द गाय के लिए यूज किया गया जिसका कि वध नहीं कर सकते। अब इसी में ईसा पूर्व एवं ईस्वी में देखिए, कहता है वर्तमान में प्रचलित ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगरियन कैलेंडर कहने का मतलब ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। यानी वर्तमान में जो ग्रेगरियन कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर वो किस पर आधारित है? तो ईसा मसीह के जन्म के पे आधारित है। देखिए, ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते थे। ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या कहते थे? ईसा पूर्व कहते थे। इंग्लिश में उसको शॉर्ट में बीसी कहते हैं। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जेसु क्रिस्ट। ठीक है, कहता है ईसापुर में वर्षों की गिनती उल्टी होती थी। ईसापुर के समय गिनती कैसा होता था? उल्टी गिनती होता था। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। उनकी मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व हुई। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 ईसा पूर्व क्या हुआ? इनकी मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन। ठीक है, कहने मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से ईसा पूर्व को किस में बदल गया? ईस्वी में। जैसे ही ईसा मसीह का जन्म हुआ तभी से ईस्वी कहलाने लगा। ठीक, कहता है ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी भी लिखा जाता है। ठीक ना, ईस्वी को शॉर्ट में एडी भी लिखते हैं। एडी यानी एनोन डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ था इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसु क्रिस्ट। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको सीधा सीधी याद रखना है एडी का क्या हो गया? एनोन डोमिनी। देखिए, कहता है वमनावतार के 3 पगों का उल्लेख प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में। आपको यह ध्यान में रखना है, वमनावतार के 3 पगों का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। फिर कहता है
देखिए वामनावतार क्या होता है, वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। यानी वामनावतार के 3 पगों का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद में। यानी 3 जो भगवान जो थे ना, ठीक ना, उनका जो है वामन भगवान जो दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ किसका स्थान है, ब्राह्मण का। आपको याद रखना है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ किसका स्थान है, ब्राह्मण का। और ऋग्वेद में ही कहता है इंद्र के लिए 250, ठीक है, और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का क्या है, उल्लेख है। अब ऋग्वेद में जितनी जानकारी थी हम लोग देख लिए। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कहता है मंत्रों तथा बलि का उल्लेख किस वेद में, तो यजुर्वेद में, ठीक है। यजुर्वेद पढ़ने वाले को अधर्यु कहते हैं, यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम और विधि विधान है, ठीक है। यजुर्वेद में ही यज्ञ है, अब बलि है, ठीक है। ये यजुर्वेद कहता है इसमें बलि विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों है। आपको याद रखना है कि गद्य एवं पद किसमें है, तो यजुर्वेद में। आगे आता है सामवेद। बोलेगा सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है कि वो क्या बोलते हैं उसको, जो गाना जो गाते हैं उसी को बोलते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है संगीत, ठीक है। बोलेगा संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। और सामवेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं। सामवेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उदात्री। सामवेद में भी आपका 2 क्वेश्चन, पहला कि साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गाना, ठीक है। और फिर कहता है कि सामवेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं। फिर आगे बढ़ता है कि इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, किसे, सामवेद को। सामवेद का चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद से 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में, अथर्ववेद में। फिर उसके बाद आता है विचारों और अंधविश्वासों का विवरण किसमें, अथर्ववेद में। विवाह, वैश्वीकरण, चुनाव, ये सब किसमें, अथर्ववेद में। एवं सभा एवं समिति को 2 पुत्रियों का, प्रजापति की 2 पुत्रियों का आ गया किसमें, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में देखिए 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया सभा एवं समिति की को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया किस वेद में, अथर्ववेद में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद। और फिर आगे क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे पहले जो वेद लिखा हो सबसे पुराना हुआ, जो बाद में लिखा हो नया हुआ। आपको याद रखना है सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद हुआ एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, सतपथ ब्राह्मण का। आपको याद रखना है कि वैदिक साहित्य में सतपथ ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, सतपथ ब्राह्मण का। कहता है उपनिषद। देखिए उपनिषद की संख्या 108 है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या 108 है। आगे बढ़ते हैं, कहता है स्त्री की सर्वाधिक गृह स्थिति किस संहिता से मिलती है, तो मैत्रेयी संहिता से। मतलब कहने का मतलब कि जुआ और शराब के बाद तीसरा स्थान किसको दे दिया गया, स्त्री को। कि पुरुषों को बिगड़ने का कारण है क्या, जुआ, शराब और तीसरा स्थिति। ये सब किसमें वर्णन है, तो मैत्रेयी संहिता में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि स्त्री की सर्वाधिक गृह स्थिति किस संहिता में मिली है, तो मैत्रेयी संहिता में मिली है। और फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का क्या कहा गया है, अर्धांगिनी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग स्मृति ग्रंथ में देखते हैं, कहता है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है, ठीक है। स्मृति ग्रंथों में अगर बोलेगा सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक, प्राचीन मतलब पुराना, प्रमाणिक मतलब समझ लीजिए कि प्रूव किया हुआ, ठीक है। कौन सा ग्रंथ, तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है, ठीक है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। तो आपको याद रखना है कि मनु स्मृति किस काल का है, तो शुंग काल का मानक ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, कहता है वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। आपको याद रखना है कि वेदांग वेद क्या गो, 4 गो, और वेदांग क्या गो, 6 गो। देखिए वेदांग का कहता है वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की। आपको क्वेश्चन से वेद कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। वेदांग का प्रकार क्या होता है, 6 प्रकार का। उपनिषद कितना होता है, 108। पुराण या महापुराण कितना होता है, 118। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 गो वेदांग का क्या क्या है, रचना हुआ है। देखिए 6 गो वेदांग कौन कौन, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पुराण। देखिए भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। बोलेगा पुराण क्या है, तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण में मिलता है। इसके पुराण के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रसर्वा थे, ठीक है। पुराण या महापुराण की संख्या 18। आपको क्वेश्चन पूछेगा पुराण या महापुराण की संख्या कितनी, 18। पुराण या महापुराण किस से संबंधित है, तो भारत का
भारतीय ऐतिहासिक जानकारी क्रमबद्ध की जानकारी किसमें है? पुराण में। अब पुराण के रचयिता कौन थे? तो पुराण के रचयिता थे आपका लोमहर्ष एवं उनका पुत्र उग्रशर्वा। उसके बाद आगे बढ़ते कहता है जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। आपको याद रखना है। तो जातक किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। जातक में बुद्ध धर्म की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। और बौद्ध धर्म जो है कि दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, आपको याद रखना कथा वस्तु किसका है? प्रमुख ग्रंथ। तो हीनयान का कथा वस्तु किस चीज से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र के अनेक कथाओं का वर्णित है। आगे बढ़ते हम लोग जैन साहित्य को आगम कहा जाते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र के अनेक बारे में क्या आ गया? कहने का मतलब जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम कहा गया। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें मिलता है? कल्पसूत्र में मिलता है। आगे आपको याद रखना है कि जातक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आगम, ठीक है, किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म का आपका क्या हो गया? कल्पसूत्र बोले किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और कथा वस्तु बौद्ध धर्म से। आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक बार फिर से, जातक किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। कथा वस्तु किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म से संबंधित है। कथा वस्तु किसका है? तो हीनयान का है। तो हीनयान क्या है? गौतम बुद्ध धर्म का दो भाग में बट गया था ना, हीनयान महायान। तो वही जो है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथा वस्तु। इसमें बुद्ध भगवान के अनेक कथाएं हैं। आगे बुद्ध के बाद जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र। आगे बढ़ते अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र के लेखक आपको याद रखना इतिहास में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। एक अर्थशास्त्र एडम स्मिथ है, आपको उधर नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको इधर रहना है, ठीक है। आपको हिस्ट्री में क्वेश्चन रहेगा, तो ठीक ना आपको कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी थे। आगे बढ़ते इतिहास की जानकारी। देखिए अर्थशास्त्र जो बुक लिखा है लेखक ने, वो चाणक्य ने, उसमें इससे मौर्य काल की इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थशास्त्र किस ने लिखा? तो चाणक्य ने लिखा। किस चीज से संबंधित है? मौर्य काल के युग। आगे बढ़े संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण ने किया। संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किसने किया? कल्हण ने किया। और कल्हण द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी। तो बोलेगा राजतरंगिणी किसने लिखा? तो कल्हण ने लिखा। आगे बढ़ते हैं, इसमें राजतरंगिणी किस चीज से संबंधित है? तो कश्मीर के शासक के बारे में वर्णित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अरबों को सिंध विजय का वृत्तांत किसमें? चचनामा में। फिर से सुनिए, अरबों ने जो सिंध पे जो विजय किया था उसका लिखित वर्णन किसमें है? चचनामा में। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है। आगे बढ़ते अष्टाध्यायी ने कौन सी पुस्तक लिखी? पाणिनि लिखी। पाणिनि में किस भाषा में है? तो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। आपको याद रखना संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन है? तो आपको अष्टाध्यायी किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा। इसमें क्या है? तो इसमें मौर्य काल के पहले का जानकारी है और मौर्य काल के बारे में जानकारी लिखित है। आपको याद है अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का वर्णन किया गया। आपको क्वेश्चन पूछेगा अष्टाध्यायी जो है किसने लिखा? तो पाणिनि ने लिखा। अष्टाध्यायी क्या है? तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसमें किस चीज का है? तो मौर्य काल की जानकारी और उसके पहले की जानकारी है। आगे बढ़ते हैं, कहता है गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, ठीक ना, जो भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी किस संहिता से, किस ग्रंथ से पता चलती है? तो गार्गी संहिता से पता चलती है। आगे बढ़ते हैं, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पतंजलि किसके पुरोहित? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। अब कुछ देखते हैं कि जो विदेशी लेखक जो आए थे, यूनानी रोमन लेखक, टेसियस कहाँ का था? तो टेसियस ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कहाँ का था? ईरान का राजवैद्य था। फिर हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इस हेरोडोटस की कौन सी पुस्तक थी? हिस्टोरिका थी, ठीक है, हिस्टोरिका थी। आगे बढ़ते हैं, सिकंदर के साथ आने वाले क्या वो विदेशी थे? तो 3 गो, निरियाकस, अनेस्क्रिस्टस और अरिस्टोबुलस, ठीक है। सिकंदर के साथ कौन कौन आते हैं? निरियाकस, अनेस्क्रिस्टस और अरिस्टोबुलस। फिर आता है मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी कौन सी पुस्तक थी? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका थी, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी? इंडिका थी। फिर से सुनिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मेगास्थनीज पहले पूछेगा किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका लिखी, ठीक है। इसमें इंडिका में किस चीज से संबंधित है? तो मौर्य युग इनके बारे में संबंधित है। तो मेगास्थनीज से 4 क्वेश्चन। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उनकी कौन सी पुस्तक थी? इंडिका पुस्तक थी। उस पुस्तक में क्या लिखा गया था?
तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो जो चलता था चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डाइमेकस बोलेगा डाइमेकस किसका राजदूत था, तो डाइमेकस सीरिया नरेश अंत्योकस का राजदूत था। तो डाइमेकस यानी सीरिया देश का, हाँ, वहाँ का जो राजा था अंत्योक, उसी का राजदूत था। वह किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, देखिए बिंदुसार कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हो गया बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा हो गया अशोक, अशोक का बेटा हो गया कौन, महेंद्र, और बेटी संघमित्रा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है डाइमेकस। अभी कहा तुम लोग डाइमेकस, डाइमेकस किसका राजदूत था, अंत्योकस का राजदूत था। किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। डाइमेकस के बाद अब बात आता है डायनेसियस। डायनेसियस बोलेगा कि किसका राजदूत था, तो फिलाडेल्फस का राजदूत था। ठीक है, डायनेसियस किसका राजदूत था, तो फिलाडेल्फस का राजदूत था। वो किसके दरबार में आया था, वो अशोक के दरबार में आया था। फिर उसके बाद है टॉलमी। बोलेगा भारत का भूगोल किसने लिखा, टॉलमी ने लिखा। भारत का भूगोल किसने लिखा, टॉलमी ने लिखा। फिर आता है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी, प्लिनी ने लिखी। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा, प्लिनी ने लिखा। अब हम लोग यूनानी रोमन लेखक देख रहे थे, अब चीनी लेखक देख रहे हैं। कहता है फायन। फायन किसके दरबार में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। फायन किसके दरबार में आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। संयुगन बोलेगा, संयुगन भारत कब आया था, संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया था। हुएनसंग किसके शासनकाल में था, हुएनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हुएनसंग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान हुआ। वह भारत में 15 वर्ष रह के, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की पढ़ाई करके 645 में यहाँ से बुद्ध धर्म की जानकारी लेके चले गई। और उनका जो पूरा यात्रा क्या कहलाया, सीयूकी, क्या कहलाया, सीयूकी। आज जब ये हुएनसंग जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय वहाँ का जो प्रिंसिपल थे, मतलब कि कहने में कुलपति थे, वो आचार्य शिलभद्र थे। ठीक है, फिर से सुनिए। हुएनसंग से आपको क्वेश्चन पूछेगा हुएनसंग भारत में कितने वर्ष तक रहा, तो हुएनसंग 15 वर्ष तक रहा। अब वो वहाँ चीन से कब चले थे, 629 ईस्वी में चले थे। ठीक है, ये यहाँ कितना साल यहाँ रहा, 15 साल में। यहाँ से कब वापस गए, 645 साल में चले गए। इनका पूरी यात्रा वो किस लिए आए थे, तो बुद्ध धर्म की जानकारी लेने के लिए आए थे। वह कहाँ पढ़े थे, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े थे। और वह जो है कि हम जो पढ़ रहे थे उस समय वहाँ का कुलपति कौन था, तो आचार्य शिलभद्र थे। ठीक है, वो इनका पूरा यात्रा जो क्या कहलाया, तो सीयूकी कहलाया। आगे बढ़ते हम लोग। हुएनसंग पढ़ लिया हर्षवर्धन के शासनकाल में है, कब 629। आगे बढ़ते हम लोग। इत सिंह पूछेगा कि आपको कब भारत आया था, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इत सिंह कब आया था, 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। उसके बाद हम लोग चीनी लेखक देख ले, आप अरबी लेखक देखते हैं। अरबी लेखक में आता अलबरौनी। बोलेगा अलबरौनी किसके साथ भारत आया था, तो अलबरौनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरौनी किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, इसने जो कि किताब उल हिंद या तहकीक हिंद लिखा। इसका अर्थ होता है भारत की खोज। ठीक है, आपको याद रखना है कि अलबरौनी किसके साथ भारत आया, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने इसकी कौन सी कृति है, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद है, जिसका अर्थ होता है भारत की खोज। तो तहकीक हिंद किसने लिखा, अलबरौनी ने लिखा। किताब उल हिंद किसने लिखा, अलबरौनी ने लिखा। अलबरौनी किसके साथ भारत आया, तो महमूद गजनवी के साथ आया था। यह कौन सा लेखक था, अरबी लेखक था। आगे बढ़ता है इब्न बतूता। आपको याद रखना है इब्न बतूता की एक पुस्तक है रेहला। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि रेहला पुस्तक किस भाषा में है, तो अरबी भाषा में है। एक क्या क्वेश्चन याद रखना है कि रेहला पुस्तक किसने लिखा, इब्न बतूता ने लिखा। अब अन्य लेखक देखिए तारानाथ इसे कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। आपको एक क्वेश्चन पूछेगा तारानाथ किसने लिखा, तारानाथ ने क्या लिखा, कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखा। कंग्यूर एवं तंग्यूर किसने लिखा, तो तारानाथ लिखा। अब लिखा मार्को पोलो किस कारण से भारत आया था, 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। तो मार्को पोलो कब भारत आया था, तो 13वीं शताब्दी में आया था। अब पुरातत्व संबंधी के साथ जो कि आज वाला देखते हैं, फटाफट देखते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। फिर आगे बताया बोगाज कोई को और क्या बोलते हैं, एशिया माइनर कहते हैं। बोगाज कोई किस चीज से संबंधित है, तो वैदिक देवता जो है मित्र, वरुण, इंद्र, हाँ, इस सब का क्या उसमें उल्लेख है, किसमें, बोगाज कोई में। बोगाज कोई को और किस नाम से जाना था, एशिया माइनर को। कहता है मध्य भागवत धर्म का किस स्तंभ में चर्चा है, भागवत धर्म का तो गरुड़ स्तंभ से हमें जानकारी मिलती है। तो गरुड़ स्तंभ से किस जानकारी मिलती है, भागवत धर्म को वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं। कहता है भारतवर्ष की जिक्र सर्वप्रथम किस अभिलेख में है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मध्य भारत ये हो गया। सर्वप्रथम भारतवर्ष का किस अभिलेख में है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम धुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, सहगौरा अभिलेख है। सहगौरा अभिलेख किस चीज से संबंधित है, धुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम जो है कि
आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी कौन सा लिख देता है, भीतरी स्तंभ लिख देता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में मिलता है, कौन सा शतक था, भानुगुप्त। फिर से सुनिए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस चीज से मिलता है, एरन अभिलेख से। आगे बढ़ते हैं, रेशम बुनकर की सेनों की जानकारी किस अभिलेख में, मंदसौर अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख किस चीज से संबंधित है, रेशम अभिलेख से, रेशम बुनकर से। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है, जिसमें कि सीढ़ी बना हुआ है। देखिए फिर से सुनिए, कश्मीर में बोले कश्मीर से क्या पाया गया है, तो कश्मीर के बुर्ज होम एक जगह है, वहाँ से गर्तावास का मीनिंग होता है गड्ढे का घर, वहाँ पाया गया। वहाँ सीढ़ी भी चढ़ने उतरने का, और उसमें जो भी मनुष्य मरता था उसमें मरने के साथ उनका जो कुत्ता जो पलता था उन्हें भी क्या करता है, दफनाया जाता है। तो कहाँ, गर्तावास में। कहाँ में है, कश्मीर में है। कश्मीर के किस जगह में, बुर्ज होम में। किस काल का, तो नवपाषाणिक काल का। कौन सा, गर्तावास, गड्ढे का घर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है, प्राचीनतम सिक्के को आहत कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है, आहत कहा जाता है। इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है, कसारपन कहा जाता है। साहित्य में क्या कहा जाता है, कसारपन करता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया, यवन शासक ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया, यवन शासकों ने किया। उसके बाद बताया समुद्र, कहता है अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहता है। पूरा अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी का जनक मिलता है। आपको क्वेश्चन याद रखना है कि वीणा बजाती हुई फोटो किस राजा ने लिखा था, तो समुद्रगुप्त ने। इससे क्या पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था। देखा, संगीत प्रेमी कौन सा राजा है, तो समुद्रगुप्त है। इसने क्या किया था, सिक्के पे सर्वप्रथम सिक्का जो मुद्रा होता है ना, उसी पे क्या किया, वीणा बजाती हुई का फोटो बना दिया। आगे बढ़ते हैं, कहता है अरिकमेडु जो कि वर्तमान में पदुचेरी के निकट है। ठीक है, अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त। आपको क्वेश्चन चाहिए रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो अरिकमेडु से। सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा से था। भारत का सबसे पहले संबंध किसका था, बर्मा से। बर्मा जो कि अभी वर्तमान में म्यांमार है। उसके बाद आपका कंबोडिया और जावा जैसे स्थापित देश से क्या हुआ, उसका संबंध हुआ। कहता है उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली थी। उत्तर भारत में जो मंदिर बनता था वह किस शैली का बनता था, नागर शैली का बनता था। एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला कैसी थी, द्रविड़ शैली की। दक्षिण भारत में मंदिर किस शैली का, द्रविड़ शैली का। उत्तर भारत में नागर शैली का। कहता है नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों को प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली का है। तो उन दोनों शैली से मिलकर कौन सा शैली बना, वेसर शैली। फिर से सुनिए, उत्तर भारत में नागर शैली से के आधार पर मंदिर बनता था, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के माध्यम से मंदिर बनता था। फिर उन दोनों को मिला के एक शैली तैयार हुआ, जिसको कि वेसर शैली कहते हैं। उससे भी मंदिर का निर्माण हुआ। आगे कहते हैं पचायतन। देखिए, पचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पचायतन शब्द को चुमा का यो तो न, पचायतन शब्द बोलेगा किस चीज से संबंधित है, तो मंदिर रचना की शैली से संबंधित। यह एक हिंदू मंदिर पचायतन शैली कहलाती है। हिंदू मंदिर को बोलेगा किस शैली से है, तो पचायतन शैली कहते हैं। इसके अंदर देखिए कौन कौन मंदिर है, कंदारिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, ठीक है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, और गोंडेश्वर मंदिर जो महाराष्ट्र में। ठीक है, अभी का टॉपिक क्या था, पंचायतन, जो कि किस है, हिंदू मंदिर के हिंदू मंदिर की रचना शैली है। पचायतन बोलेगा किस चीज से संबंधित है, हिंदू मंदिर के शैली से संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार से हम आप लोगों को प्राचीन भारत के बारे में बढ़िया से क्विज के माध्यम से समझा दिए। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को मेरे चैनल से जोड़िए, ताकि हमें और एनर्जी मिले, आगे का वीडियो हम अच्छे तरीक़ा से दे सकें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।